गरीब दर्जी की बेटी। भरतपुर गांव में रहने वाला गोपी एक गरीब दर्जी था। उसके परिवार में कुल 3 जन थे। गोपी, उसकी पत्नी रमैया और बेटी कलिका। कलिका का रंग बेहद काला था, मगर वो मन की बेहद साफ थी। देर रात दर्जी की दुकान बंद करके गोपी घर लौटता है। बाबूजी, आप आ गए। माँ कब से आपकी राह देख रही थी। आप बैठिए, मैं पानी लाती हूँ। जैसे ही कलिका रसोई घर का रुख करती है, रमैया बोलती है, अजी कलिका के ब्याह की कुछ बात बढ़ी क्या? हाँ भाग्यवान, कल दुलारी जी अपने बेटे के साथ हमारी बेटी को देखने आ रही है। ईश्वर से यही विनती है कि अब की बार हमारी बेटी की जोड़ी बंधन का गठजोड़ हो जाए। देखते ही देखते रात का अंधेरा चढ़ते सूरज के साथ सवेरे में ढल जाता है। रमैया अपनी बेटी कलिका से कहती है, कलिका बेटी, आज तुझे देखने के लिए रिश्ते वाले आने को है। ये गुलाबी रंग की साड़ी तुझ पर बहुत खिलेगी। इसे पहनकर अच्छे से तैयार हो जाना। थोड़ी ही देर में दुलारी अपने बेटे के साथ दर्जी गोपी के घर आती है। तभी कलिका हाथों में चाय नाश्ता लिए उनके सामने आती है, जिसे देखकर दुलारी बौखलाकर बोलती है, गोपी भाई, फोन पर तो तुमने अपनी बेटी की बड़ी बड़ाई हाकी थी कि तुम्हारी बेटी खरा सोना है। यहाँ तो कोयले की खान निकली। इतने भी बुरे दिन नहीं आए दुलारी देवी के जो अपने बेटे की शादी इस काली कमली से करना पड़े। बहन जी, जानता हूँ कि मेरी बेटी रंग की जरा पक्की है, मगर मन की मैली नहीं है। एक बार इसकी बाहरी रंगत छोड़कर देखिए। ठीक है, मुझे ये रिश्ता मंजूर है, मगर एक शर्त है। अगर तुम दहेज के दाम में 10 लाख रुपए नगद, 4 चक्के की गाड़ी और बड़े से बैंकेट हॉल में ब्याह करोगे। दुलारी के मुंह से दहेज की डिमांड सुनकर गरीब गोपी के माथे पर चिंता की लकीर उभर आती है, जिसे देखकर कलिका कहती है, माफ कीजिए, मगर मुझे ये ब्याह नहीं करना। बेहतर होगा आप अपने बेटे के साथ लौट जाएं। वो रहा दरवाजा, जाइए और किसी रईस घर का द्वार खटखटाइए जहां आपको ढेरों दान दहेज मिले। जा रही हूँ, मगर एक बात याद रखना गोपी दर्जी, इस जन्म में तो तुम्हारी काली बेटी का कन्यादान होने से रहा। ये काली कमली तुम्हारी छाती पर किल्ला गाड़ कर रहेगी। हाँ, क्योंकि किसी को शौक नहीं अपने घर में अंधेरा करने का। दुलारी के जाते ही कलिका औंधे मुंह धरती पर बैठ जाती है। तभी रमैया कहती है, कलिका बेटी, संभाल खुद को। माँ, बाबूजी, अपनी बेटी को माफ कर दीजिए। मेरे काले रंग के कारण आप दोनों हमेशा रुसवा होते हैं। बाबूजी, शायद भगवान आपकी बेटी के हाथों में ब्याह की लकीरें खींचना भूल गए, इसीलिए अब फिर कभी मेरे ब्याह की बात मत करना। यह पहली दफा नहीं था जब कोई कलिका का ठट्ठा उड़ाकर उसे ठुकरा कर गया। इस वाक्य ने कलिका के मन में भारी ठेस पहुंचाई। इसलिए कलिका अपने पिता के साथ दर्जी की दुकान पर कपड़े सिलना सीखने लगी। कुछ महीने बीत गए। अरे वाह बेटी, क्या बात है, तू तो अपने बाबूजी से भी बेहतर कपड़े की कटिंग करने लगी है और सिलाई भी एकदम सटीक कर रही है। वो तो होगी ही ना बाबूजी, मैं एक दर्जी की बेटी जो हूँ। समय बीतता है और कुछ दिनों के बाद गांव में आनंद नाम का एक कलेक्टर आता है। गांव की सारी लड़कियां आपस में बात कर रही थी। तभी कलिका कहती है, क्या बात है रंजना, तुम सभी इतना चहकती हुई किसकी चर्चा कर रही हो? ओहो, तुझे तो दिन भर अपनी दर्जी की दुकान से ही फुर्सत नहीं। अरे हमारे भरतपुर गांव में एक कलेक्टर आए हैं। उनका चेहरा एकदम दूध की तरह गोरा चिट्टा है और कद काठी में तो एकदम डैशिंग दिखता है। रहने दे रंजना, इसे मत बता, क्योंकि कलेक्टर साहब तो इसके काले रंग को देखकर ही दूर भाग जाएंगे। अपनी सहेलियों के ताने बाने सुनकर कलिका रोते हुए अपने दर्जी की दुकान पर आती है। ये भरतपुर गांव में ये अनजाना चेहरा, कहीं ये बाबू साहब वही कलेक्टर तो नहीं? देखिए गोपी काका, मैं इस गांव का कलेक्टर हूँ। अगर इस गांव में कोई भी गुंडागर्दी मौजूद है तो आप मुझे बेझिझक बता सकते हैं। कलेक्टर के सवाल पर दर्जी गोपी के होठ सिल जाते हैं, मगर कलिका हियाव बांधकर बोल पड़ती है, मैं बताती हूँ बाबू साहब। जग्गा नाम का एक आवारा गुंडा भरतपुर के दुकानदारों से हर हफ्ते बड़ा भुगतान लेकर जाता है। इसीलिए हम गरीब साल भर के मेहनत के बाद भी गरीबी की मार झेलते हैं। कलिका का बेखौफ बुलंद अंदाज देख आनंद उसकी ओर खींचा चला जाता है
और जग्गा की गुंडागर्दी से गांव को निजात दिलाने की खुशी में गोपी कहता है, शुक्रिया आनंद बाबू, आज आपकी बदौलत भरतपुर गांव को जग्गा जैसे गुंडे से रिहाई मिली है। काका, इस जीत की असल हकदार कलिका है, जिसने मेरी मदद की है। ऐसा कहते हुए आनंद कलिका को वो हार पहना देता है। कलिका के मन में आनंद के प्रति प्रेम उमड़ने लगता है। एक रोज कलिका खुद से कहती है, कलेक्टर बाबू ने अपना हार तो मुझे दे दिया है, मैं उन्हें क्या दूं? मेरे पास तो इतने पैसे भी नहीं कि उन्हें देने के लिए कोई उपहार मोल ले सकूं। क्यों ना मैं अपनी दर्जी के हुनर से उनके लिए एक शर्ट सिलूं? कलिका पूरे मन से आनंद के लिए शर्ट सिलने लग जाती है। ये देखकर उसका दर्जी पिता गोपी बात को भांप जाता है। बावजूद इसके वो अपनी बेटी को कुछ नहीं कहता। फिर उसी शाम दर्जी कलिका आनंद के दफ्तर में दस्तक देती है। कलिका, तुम इतनी देर शाम यहाँ? बाबू साहब, मैं वो। अरे क्या बात है, तुम इतनी झिझक क्यों रही हो? और ये तुम्हारे हाथ में क्या है? वो बाबू साहब, मैंने अपने हाथों से आपके लिए एक शर्ट सिली है। पता नहीं आपको पसंद आए ना आए। आप तो मॉल के महंगे कपड़े लगते पहनते होंगे। नहीं कलिका, तुम्हारा तोहफा मेरे लिए मूंगों से भी बढ़कर है। शुक्रिया दर्जी साहिबा। आनंद की दिली हसरत जानकर कलिका के कदम तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। दोनों एक दूसरे को ललक के साथ देखने लगते हैं। मगर अगले ही दिन ये खबर गांव में आग की लपटों की तरह धधक पड़ती है। क्यों रे काली कमली, तू तो बड़ी शातिर निकली। कलेक्टर साहब को मीठी छुरी से जैसे फंसा रही है। अरे रंजना, इन शहरी बाबू का कोई भरोसा नहीं। अव्वल दर्जे के दगाबाज होते हैं। वो बेवकूफ नहीं जो दर्जी की बेटी के साथ फेरे लेंगे। बस इस काली कलिका से माने निकलकर अंधेरे करके फुर्र हो जाएंगे। दूर खड़ा आनंद ये सब सुन लेता है। वहीं कलिका मन ही मन में कहती है, सच ही तो कह रही है ये सब। मैं तो आनंद बाबू की धूल बराबर भी नहीं। वो भला मुझ बदसूरत से ब्याह क्यों करना चाहेंगे? हर पन्ना हीरा पाने की तमन्ना रखता है, मगर हीरा मिलता तो किसी एक खास को है। कलिका अपने मन को समझा बुझा कर घर जाने लगती है। तभी वो देखती है कि आनंद उसके घर पर है। अरे कलेक्टर बाबू, आप यहाँ? कलिका, तेरे तो भाग्य बड़े बलवान है बेटी। कलेक्टर साहब तुझसे शादी करना चाहते हैं। गोपी की बात सुनकर कलिका की आंखों में खुशियों की बदरा बरस पड़ती है, मगर उसके मन में सखी सहेलियों के बोल की छवि उभर आती है। मुझे तुम्हारे जैसी सुलझी हुई जीवन साथी चाहिए। वो कोई और नहीं, तुम हो कलिका। मैंने जब तुम्हें पहली दफा देखा था तभी तुम्हारी छवि मेरे मन में बस गई थी, मगर मैं तुम्हें पूरी तरह से जानना चाहता था। अब ये तुम पर है कि तुम मुझे अपना हमसफर बनाने का हक देना चाहती हो या नहीं। आनंद की बात से कलिका के मन पर छाए काले मेघ छंट जाते हैं और वो शादी के लिए हामी भर देती है। आखिरकार गरीब दर्जी गोपी की बेटी की शादी बड़े धूमधाम से हो जाती है। किसने सोचा था कि कलिका की किस्मत इतनी बलवान निकलेगी कि वो कलेक्टर की पत्नी का पद पाएगी। सच में साथियों, तपस्या जितनी बड़ी हो उसका प्रतिफल उतना ही उम्दा होता है। पंसाली गांव में दामिनी और कावेरी नाम की गरीब सास बहू रहती थी। कावेरी का पति भुवन अपनी जिम्मेदारियों से हमेशा भागता रहता था, जिस कारणवश घर का भार कावेरी के कंधों पर लदा हुआ। वह लाचार बहू लोगों के खेतों में बनिहारी करती थी, तब जाकर कहीं उनके घर का चूल्हा जलता। एक सांझ कावेरी घर आती है, तभी उसे अपना दुधमुहा बच्चा मुन्ना भूख से मचलते दिखता है। मुन्ना मेरे लाल, ना रो बेटा। बहू आ गई तू? क्या बात है बहू, तेरा चेहरा इतना बुझा हुआ क्यों है? क्या बताऊं माँ जी, जिन खेतों में मैं बनिहारी करती थी उनकी भूपतियों ने आधुनिक मशीनें खरीद ली हैं, जिससे बीजों की बुआई निराई बड़े आसानी से हो रही है, इसलिए अब उन्हें हमारी जरूरत नहीं। हे भगवान, अब कैसे चलेगा घर बार? यही चिंता मुझे भी खाए जा रही है माँ जी। घर के खत्ते खाली हैं, हाथ में खोटा सिक्का तक नहीं। सोचा था आज बनिहारी से जो 4 पैसे आते उससे राशन पानी लाती, मगर नसीब ही निर्दयी निकली। बेरोजगारी ने कावेरी के मन को भीतर तक झकझोर दिया था, जिस मारे उसकी आंखें आंसुओं से तर थी। आधी रात उसकी सिसकियां सुनकर उसकी सास दामिनी उसके पास आकर आंसू पोंछती हुई बोलती है, बहू चुप हो जा, अब क्या रात भर रोते रोते काटेगी? आंसू बहने से हालात तो नहीं बदल जाएंगे। अचानक दामिनी की नजर कोने में रखे सिलाई मशीन पर जाती है, जो बहू के ब्याह के साथ दहेज पे आया था। बहू, हमारी परेशानी का हल तो हमेशा से नजर के सोझे था, हम ही उसे नहीं देख सके। माँ जी, आप क्या कहना चाह रही हैं?
बहू, तू ब्याह से पहले अपने पीहर में सिलाई बुनाई करती थी ना? हाँ माँ जी। मगर आपको कैसे खबर? इस दहेज के सिलाई मशीन को देखकर बहू, कभी कभी ईश्वर का किया हमें देर से समझ आता है। तू चिंता को परे रख कर कपड़े सिलना शुरू कर, क्योंकि अपना कारोबार दूसरों की चाकरी से भला है। इससे मुन्ना भी तेरे साए तले पलेगा। कम से कम कोई मेरी बहू को बनिहारिन नहीं कहेगा, बल्कि अब से तू दामिनी की दर्जी बहू कहलाएगी। सास की आस देखकर बहू दृढ़ निश्चय के साथ कपड़े सिलने का काम शुरू कर देती है और चंपा पहला ग्राहक बनकर दर्जी बहू के पास आती है। अरे दामिनी की बहू, भीतर है क्या? चंपा चाची आओ ना, क्या मदद चाहिए आपको? बस मेरा ये ब्लाउज सिल दे। वो क्या है ना, बब्बन दर्जी की दुकान आज बंद है और दामिनी ने बताया था कि तूने भी सिलाई शुरू की है, तो चली आई। वैसे तुझे इल्म तो है ना, पता चले मेरे ब्लाउज बिगाड़ दे। बेफिक्र रहो चाची, ब्लाउज में सुई बराबर भी कमी घटी नहीं मिलेगी। इसके बाद दर्जी बहू चंपा का नाप लेकर ब्लाउज बनाने बैठ जाती है। अगले दिन चंपा दर्जी बहू के घर आती है। ये लो चाची, आपका ब्लाउज तैयार है। अरे दामिनी की बहू, तू तो पक्की दर्जी है। जैसा बताया था ब्लाउज की बनावट एकदम वही की है। तुरपाई भी कितनी बारीकी से की है। कितना दाम हुआ? सिर्फ 150 रुपए चाची। सिर्फ 150 रुपए? मगर वह बब्बन तो एक ब्लाउज का दुगना दाम ले लेता था। चंपा दर्जी बहू को 200 रुपए देकर चली जाती है और दामिनी कहती है, बहू तू आधे दाम में कपड़े क्यों सिल रही है? माँ जी, अगर मैं दूसरे दर्जी से कम दाम रखूंगी तो ही तो ग्राहक हमारे घर में आएंगे। समय बीतता है। एक सुबह कांची बुदबुदाते हुए चंपा की चौखट से गुजर रही थी। तभी चंपा उसे टोकती है। अरे ओ कांची, अरे ठहर जा, जरा खुद में क्यों कुड़कुड़ा रही है? अरे क्या बताएं चंपा, हमारा बलमा बनारस से हमरे खातिर एक अरसे बाद एक ठो साड़ी लाए रहा। उका ब्लाउज सिए के लिए बब्बन को दिए रहे। ससुरा ब्लाउज की जात मार दी, आड़ा टेढ़ा गला गढ़ दिया है और ये तुरपाई देखो कितने मोटे तौर से किया है। अरे तू एक दफा मुझे तो बताती, मेरे नजर में एक ऐसी दर्जी है जो कम दाम में दमदार सिलाई करती है। अरे पंसली में ऐसा कौन सा दर्जी जन्म ले लिया जौने के कांची नहीं जानत है? अरे हमरी सखी दामिनी की बहू बनी है दर्जी, तू अपना बिगड़ा हुआ ब्लाउज लेकर आ। चंपा और कांची उनके दर्जी बहू के घर आती हैं। तभी कावेरी कहती है, चिंता मत करो कांची काकी, ये ब्लाउज मैं आपके नाप का किए देती हूँ, थोड़ी फिनिशिंग की कमी है, आप दोनों बैठ जाइए। अपनी सूझबूझ से दर्जी बहू उस ब्लाउज को एकदम बेहतरीन बना देती है। कुछ देर बाद, ये लो काकी आपका ब्लाउज। इसके बाद कांची अपने ब्लाउज को उलट पुलट करके देखने लगती है और खुश मन से कहती है, अरे वाह कावेरी बहुरिया, तू तो टेलर की बाप निकली, बिगड़े ब्लाउज की जात बदल दी। कितना दाम हुआ? 100 रुपए काकी। ये ले बहू तेरा मेहनताना का मोल। अब कांची के कदम तुझ दर्जी बहू की दहलीज पर ही आएंगे सिर्फ। कांची और चंपा के तन पर दर्जी बहू के हाथों से ला डिजाइनिंग ब्लाउज देखकर गांव की सभी औरतें बेहद आकर्षित होती हैं। धीरे धीरे पूरे पंसाली गांव में दामिनी की गरीब दर्जी बहू को पहचान मिलने लगती है। अब गरीब बहू के पास कपड़ों की ढेर लग जाती है। वह सच्चे लगन के साथ कपड़े सिलती, जिसके बदले में उसे कमाई के साथ बड़ाई भी मिलती। दर्जी बहू घरेलू बागडोर के साथ अपने दुधमुहे बच्चे को भी वक्त देती। समय बीतता गया और दर्जी बहू के हाथों का हुनर और ज्यादा निखरता चला गया, जिसके कारण अब गांव देहात हर दिन उस दर्जी बहू के घर के आंगन से लेकर द्वार तक हाथों में कपड़े लिए कतार में खड़ा रहकर अपनी बारी आने की बाट जोहता। फिर उसी रात, कावेरी बहू, एक सबेर से रात तक काम करते करते थकावट के मारे तेरा चेहरा चढ़ गया है, तू सो जा, मुन्ना को मैं सुला देती हूँ अपने संग। माँ जी, अब आपकी दर्जी बहू की सिलाई का काम पूरे पंसाली गांव के कोने कोने में छा गया है। मेरे हाथों सिले कपड़े लत्ते लोगों में आकर्षण का केंद्र बन चुके हैं। ऊपर वाले की दया से हम सास बहू के सर से गरीबी की बदरा छट गई। मगर मैं अपने गांव की औरतों को आत्मनिर्भर बनाना चाहती हूँ, ताकि वह भी अपने घराने को गरीबी से उभार सके। अरे वाह बहू, ये तो बहुत ही नेक विचार है। ऐसा करने से हमारा गांव गरीबी रेखा से काफी हद तक उभर जाएगा। अगले ही दिन दर्जी बहू गांव की बहुओं के बीच एक बैठक रखकर अपनी राय साझा करती है। सभी औरतें रजामंदी जाहिर करती हैं। अब गांव की बहुओं का बड़ा तबका सुबह से सांझ तक दर्जी बहू के घर में सिलाई बुनाई सीखने लगती हैं और माह भर के भीतर ही वह बारीकी से कपड़ा सिलने लगती हैं। दामिनी, तेरी दर्जी बहू की जितनी बड़ाई की जाए कम है। आजकल के दौर में लोग अपने हाथों की कला दूसरों में बांटने में कतराते हैं, वहीं तेरी दर्जी बहू ने अपने हाथों के हुनर से खुद को गरीबी के संग इस गांव की औरतों को आत्मनिर्भर बनाया है।
हाँ चंपा, आज मुझे गर्व है कि दामिनी की मेरी बहू है और वो एक आत्मनिर्भर दर्जी है। अभी वह दोनों चौखट पर खड़ी बातें ही कर रही थी कि एक शहरी समूह उन्हें गांव के सीमा में आता दिखाई देता है। जी नमस्ते, हमें दामिनी जी की दर्जी बहू से मिलना है। जी कहिए, मैं ही हूँ दामिनी। कावेरी बहू, कावेरी बहू, जरा बाहर तो आना। सास की आवाज सुनकर सहज सादा लिबास पहने हुए दर्जी बहू अपने दुधमुए बच्चे को बाहों में थामे बाहर आती है। जी माँ जी कहिए। जी नमस्ते, मेरा नाम शांति है। हम आशा निकेतन संस्था से आए हैं। कावेरी जी, आपके हाथों के हुनर की कलाकारी के किस्से, या फिर यूं कहें कि एक गरीब दर्जी बहू के चर्चे गांव देहात से लेकर शहर में सनसनीखेज हो चुके हैं। आप तो गरीब मसलूब औरतों के लिए कर रही हैं। उसे देखकर सरकार से लेकर पत्रकार की नजरों में शुमार हो गई हैं। अब सरकार ने हमारी संस्था की ओर से इस गांव की हर एक बहू के लिए सिलाई मशीन और हर एक दर्जी बहू को 10,000 का योगदान भेजा है। यह खबर सुनकर उस दर्जी बहू का चेहरा खिल उठता है, साथ ही उसकी आंखों में खुशियों के झरने बहने लगते हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया शांति जी। अच्छा, हम चलते हैं। इस गांव की सभी दर्जी बहुओं को हमारी तरफ से ऑल द बेस्ट। आखिरकार गरीब दर्जी बहू के द्वारा किया गया कड़ा संघर्ष अपना बड़ा असर दिखाता है और कल तक जो गरीब बहू जमींदारों के खेत की बनिहारी किया करती थी, आज वह गरीब बहू अपने कला की कमाई पर आत्मनिर्भर है। सच्चा कथन है साथियों, जहाँ चाह है वहीं राह है। अरे सिद्धार्थ, हमारी शादी कब होगी और मुझे कितना इंतजार करना होगा? बस मेरे पिताजी कुछ ही दिनों में हैदराबाद से वापस आ रहे हैं। मैं उनसे अपनी और तुम्हारी शादी की बात कर लूंगा। अरे अपनी और मेरी नहीं, बल्कि हमारी शादी के बारे में बात करनी है। अरे हाँ हाँ वही। अनन्या और सिद्धार्थ दोनों कॉफी पीकर अपने अपने घर चले जाते हैं। देखते ही देखते 2-4 दिन बीत जाते हैं, जिसके बाद सिद्धार्थ के पिता गोपाल हैदराबाद से वापस उसके पास लौट आते हैं। अरे वाह बेटा, तुझे वापस अपने सामने देखकर बहुत खुशी मिल रही है। पिताजी, आप मुझसे पूरे 12 साल बाद मिल रहे हो। मुझे तो यकीन ही नहीं होता आप कितने बुजुर्ग हो गए हैं। अरे बेटा, तेरा पिता आज भी जवान है। ये देख, मैंने अपने आप को कितना अच्छे से मेंटेन किया है। वैसे ये बात तो सही कही आपने। आपकी उम्र के हिसाब से आपने अपने आप को बहुत अच्छे से मेंटेन किया है। दोनों बाप बेटे एक दूसरे से मिलकर बहुत खुश होते हैं और वह उस शाम को बहुत अच्छे से सेलिब्रेट करते हैं। अपने पिता को इतना खुश देखते ही सिद्धार्थ के मन में ख्याल आता है, पिताजी का मूड बिल्कुल ठीक है, क्यों ना मैं अभी इनसे शादी की बात कर लूं। अरे बेटा, क्या हुआ? तू क्या सोच रहा है? कहीं तेरे दिमाग में कुछ ख्याली पुलाव तो नहीं पक रहा? अरे नहीं पिताजी, मुझे आपसे बहुत जरूरी बात करनी है। तो बेटा देरी किस बात की है? मैं तेरे सामने हूँ, बता तुझे क्या बात करनी है। पिताजी, मैं एक लड़की से बहुत प्यार करता हूँ और मैं उसके बिना नहीं रह सकता। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। अरे वाह बेटा, क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है। तो फिर मुझे उस लड़की से तुम कब मिलवा रहे हो? इसका मतलब पिताजी आप हमारी शादी के लिए तैयार हो? गोपाल धीरे से कहता है, अरे बेटा, मेरा प्यार मुझे नसीब नहीं हुआ, कम से कम मेरे बेटे का तो प्यार उसे नसीब हो जाए। क्या हुआ पिताजी, आपने कुछ कहा है क्या? अरे नहीं बेटा, मैं तो ये कह रहा था कि अगर तुम अपनी पसंद की लड़की से शादी करना चाहते हो तो इससे अच्छी और क्या बात हो सकती है। यह सुनते ही सिद्धार्थ बहुत खुश होता है और अपने पिता को गले से लगा लेता है। अगले दिन जैसे ही सवेरा होता है, सिद्धार्थ अनन्या को अपने पिता गोपाल से मिलवा देता है। अनन्या से मिलते ही गोपाल को अनन्या बहुत पसंद आती है, जिसके बाद गोपाल अनन्या के माता पिता से उन दोनों की शादी की बात कर लेता है। कुछ दिनों में अनन्या और सिद्धार्थ की शादी हो जाती है और सिद्धार्थ अनन्या से शादी करके उसे अपने घर ले आता है। घर में अपनी बहू देखकर गोपाल अपने बेटे सिद्धार्थ और अपनी बहू से कहता है, आज मुझे अपना घर बिल्कुल भरा पूरा लग रहा है। यह सुनते ही सिद्धार्थ और अनन्या गोपाल के पैर छूते हैं, जिसके बाद गोपाल उन्हें कहता है, अरे बच्चों, तुम खुश रहो, बस मेरी तो यही ख्वाहिश है। देखते ही देखते अनन्या घर की सभी जिम्मेदारियों को अच्छे से संभाल लेती है। एक दिन अनन्या सभी के कपड़े लेकर वॉशिंग मशीन में धोने जा रही होती है। अरे, लगता है पिताजी की पैंट में कुछ है। जैसे ही अनन्या गोपाल की पैंट चेक करती है, उसके अंदर एक तस्वीर दिखाई देती है। अरे वाह, ये औरत कितनी खूबसूरत है। कहीं ये पिताजी की कोई माशूका तो नहीं है?
अनन्या उस फोटो को संभाल कर रख लेती है, जिसके बाद शाम को जब सिद्धार्थ वापस घर लौटता है तो अनन्या वह फोटो सिद्धार्थ को दिखाती है। ये देखिए जी, आज मुझे पिताजी की पैंट से ये फोटो मिली है, क्या यही आपकी माँ है? सिद्धार्थ फोटो देखकर अनन्या से कहता है, मैंने कभी अपनी माँ की तस्वीर नहीं देखी और पिताजी ने कभी उनके बारे में कुछ बताया नहीं। एक बार मैंने उनसे पूछा था तो उन्होंने बताया कि एक दुर्घटना के दौरान मेरी माँ की मृत्यु हो गई थी। उस दिन के बाद से मैंने पिताजी से माँ के बारे में कुछ नहीं पूछा। यह सुनते ही बेचारी अनन्या शांत हो जाती है और आगे वह कुछ नहीं पूछती। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और एक दिन अनन्या सब्जी मंडी में सब्जी खरीदने जाती है। मैंने टमाटर ले लिया, आलू ले लिए, प्याज ले लिया और कुछ रहा तो नहीं। अरे हाँ, मैंने अभी तक सलाद बनाने के लिए तो कुछ खरीदा ही नहीं। अनन्या खीरे खरीदने लगती है कि तभी उसके सामने एक औरत आती है, जिसे देखकर वह हैरान रह जाती है। अरे ये तो वही औरत है जिसकी फोटो पिताजी की पॉकेट से निकली थी, लेकिन ये औरत है कौन? अनन्या उस औरत का पीछा करने लगती है। देखते ही देखते अनन्या पीछा करते करते उस औरत के घर तक पहुंच जाती है और उसके घर की खिड़की से झांक कर अंदर देखती है। अरे ये औरत लगता है यहाँ पर अकेली ही रहती है। तभी अनन्या को उस औरत के घर में एक तस्वीर दिखाई पड़ती है, जिसमें गोपाल और वह औरत एक साथ खड़े होते हैं। मेरा शक बिल्कुल सही निकला, ये तो पिताजी की कोई प्रेमिका है। मुझे इससे बात करनी होगी। अनन्या उस औरत के पास जाती है और उससे कहती है, आप कौन हो और इस फोटो में जो आदमी है वो कौन है? ये पूछने वाली तुम कौन होती हो? क्योंकि ये आदमी मेरे ससुर जी हैं, इसलिए मेरा ये पूछने का पूरा हक है। अनन्या के मुंह से यह सुनते ही रजनी की आंखों में आंसू आ जाते हैं और वह कहती है, क्या कहा तुमने? क्या गोपाल जी जिंदा हैं? हाँ, मेरे ससुर जिंदा हैं। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा है। क्या आप मुझे सारी बातें सच सच बताओगी? हाँ, मैं तुम्हें सब कुछ बताऊंगी। बैठो। अनन्या शांति से बैठ जाती है, जिसके बाद रजनी उसे बीते हुए कल के बारे में बताती है। कुछ समय पहले की बात है, मैं और गोपाल जी एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे। मैं बहुत अमीर खानदान से थी, जिसके चलते मेरे पिताजी ने गोपाल जी से मेरी शादी नहीं करवाई और गोपाल जी के सामने एक शर्त रखी। पिताजी ने उन्हें खूब सारा पैसा कमाने के लिए कहा। गोपाल जी पैसा कमाने लगे, लेकिन एक दिन पिताजी मेरे पास आए और उन्होंने मुझे बताया कि गोपाल जी एक दुर्घटना के दौरान चल बसे, जिसके बाद उन्होंने मेरी शादी करवा दी। लेकिन मेरी शादी के अगले दिन ही मेरे पति की मृत्यु हो गई थी। तब से मैं अकेले रहने लगी। इसका मतलब आप आज भी पिताजी से उतना ही प्यार करती हैं जितना पहले करती थी? हाँ, मैं उनसे बहुत प्यार करती हूँ। ये सुनने के बाद अनन्या वापस घर लौट आती है, जिसके बाद वह शाम को अपने ससुर के आने का इंतजार करने लगती है। जैसे ही गोपाल घर लौट आता है, अनन्या गोपाल से पूछती है, पिताजी, आप हमसे कुछ तो छुपा रहे हो। आज हम सब कुछ सच जानना चाहते हैं। इस तस्वीर में जो औरत है वह कौन है? अरे ये औरत मेरी प्रेमिका है, जिससे मैं प्यार किया करता था। एक दिन रजनी अपनी सहेलियों के साथ ट्रिप पर गई थी, लेकिन उस ट्रिप पर उनकी कार का एक्सीडेंट हो गया था, जिसके चलते अब वो दुनिया में नहीं रही। एक सच और है जो मैंने आज तक सिद्धार्थ से छुपाया है। सिद्धार्थ मेरा बेटा नहीं है, वो मेरे बड़े भाई का बेटा है। एक बीमारी के चलते सिद्धार्थ के माता पिता दोनों ही भगवान को प्यारे हो गए थे। तब से सिद्धार्थ को मैंने एक बाप का प्यार दिया है और शादी इसलिए नहीं की क्योंकि मैं आज भी रजनी से बहुत प्यार करता हूँ। लेकिन रजनी जी की मृत्यु के बारे में आपको किसने बताया? ये सब रजनी के पिता ने मुझे बताया था। पिताजी, ये सब झूठ है। मैं आपको एक सच बताना चाहती हूँ। रजनी जी आज भी जिंदा हैं और आपसे उतना ही प्यार करती हैं जितना पहले किया करती थी। क्या कहा तुमने? मुझे तो यकीन ही नहीं होता। क्या रजनी आज भी जिंदा है? हाँ पिताजी, रजनी जी अभी भी जिंदा हैं और आपका इंतजार कर रही हैं। गोपाल बहुत खुश होता है, लेकिन फिर मायूसी से कहता है, लेकिन क्या फायदा, अब हम दोनों एक नहीं हो सकते। समाज में लोग हमारा मजाक बनाकर रख देंगे। पिताजी, आप ये कैसी बातें कर रहे हो? हमें इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आपने मुझे मेरा प्यार दिलवाया है तो अब मेरा और अनन्या का फर्ज है कि हम आपको आपका प्यार दिलवाएं। अब तो मैं अपने ससुर की बारात लेकर जाऊंगी और खूब नाचूंगी।
अनन्या अपने ससुर की बारात अपनी होने वाली सास के घर लेकर जाती है, जिसके बाद वह अपने ससुर की शादी रजनी से करवा देती है। पिताजी, उस दिन आपने कहा था कि आज मुझे परिवार पूरा लग रहा है, लेकिन सच बताऊं तो आज हमारा परिवार पूरा हुआ है। अनन्या की यह बात सुनकर गोपाल और रजनी अनन्या को आशीर्वाद देते हैं, जिसके बाद वह सभी एक साथ खुशी खुशी रहने लगते हैं। चमचमाती नदी के किनारे पर एक बड़ा सा पैसों का पेड़ था। उस पैसे के पेड़ को देखकर एक युवक उस पैसे को जैसे ही तोड़ता है तो लाख कोशिश करने पर पैसों को तोड़ नहीं पाता है। अरे आजा आजा मेरे पैसों के पेड़, आज मैं तुझसे भरमार पैसे लेकर जाऊंगा और ऐश करूंगा। पर ये इतना मुश्किल क्यों हो रहा है, मेरे लिए टूटता क्यों नहीं? ऐसा कहकर वह बेहद जोर से उन पैसों को तोड़ता है। फिर उसकी नजर जमीन पर टूटे हुए पैसों पर जाती है। वह उन्हें भी उठाने की कोशिश करता है पर नाकाम होता है। फिर जैसे ही वह उठाने के लिए हाथ बढ़ाता है तो हवा में पैसे गेंद की तरह उछलने लगते हैं। वह बहुत पकड़ने की कोशिश करता है पर वह पैसे हाथ में नहीं, वहीं पकड़ने की कोशिश करते करते वह नदी में गिर जाते हैं। आखिर ये कैसे हुआ? मैंने इतनी मेहनत की यहाँ तक आने के लिए और खाली हाथ जाना पड़ेगा, आखिर क्यों? आखिर ये लड़का कौन था जो पैसों के पीछे पड़ा था, और ये पैसों का पेड़ नदी किनारे कैसे आ गया? क्या पैसों के पेड़ के पीछे कोई कहानी थी? जानने के लिए कुछ समय पीछे चलते हैं, जहाँ कमला नाम की दादी अपनी पोती शिवानी के साथ उस नदी किनारे टूटी फूटी झोपड़ी में रहती थी। वहीं छोटा सा चूल्हा जलाकर उस पेड़ की लकड़ियों से खाना बनाती थी। एक सुबह के समय उसकी पोती उठकर चलती है तो दर्द से चिल्लाकर गिर जाती है। फिर कमला कहती है, मेरी बच्ची, क्या हुआ तुझे? पैर में कैसे लग गई? यहाँ बैठ, मुझे देखने दे। अरे दादी, कुछ भी नहीं हुआ। रुक जा शिवानी बेटा। ये कहकर देखती है तो शिवानी के पैरों में छालों को पाती है और बोलती है, बेटा तेरे पाँव में तो छाले पड़ गए हैं, तू रुक, मैं अभी तेरे लेप लगा देती हूँ। ये बोलकर कमला जिस नदी किनारे रहती थी वहाँ एक नीम का बहुत पुराना पेड़ था, जिसकी कुछ पत्तियों को तोड़कर पानी में भिगोकर लेप बना लेती है और अपनी पोती के पाँव में लगा देती है और कहती है, थोड़ी देर तू आराम कर ले, इस लेप से तुझे आराम पड़ेगा, फिर तू चल फिर पाएगी। ठीक है दादी। और उठने की जरूरत नहीं है, मैं तेरे लिए यही नाश्ता ला रही हूँ। ऐसा बोलकर कमला उसको नाश्ता बनाकर दे देती है, जिसके बाद दोनों दादी पोती बैठकर नाश्ता करती हैं। 2 दिन बाद शिवानी खेलते खेलते उस नदी के किनारे उसी पेड़ के पास आ जाती है और कहती है, दादी पकड़ो, दादी पकड़ो, मुझे पकड़कर दिखाओ, मैं तो यहाँ हूँ। अरे शिवानी बेटा, तू वहाँ क्यों चली गई? गिर जाएगी, इधर आ जा, तू नदी में बह जाएगी। अरे दादी, कुछ नहीं होगा। ये बोलकर शिवानी नदी के बिल्कुल किनारे आ गई थी कि उसकी दादी आकर आगे खींच लेती हैं और बोलती हैं, शिवानी बेटा, तू समझती क्यों नहीं? तेरे अलावा मेरा कौन है? खबरदार, जो तू उस पार फिर से गई तो मैं नाराज हो जाऊंगी। सॉरी दादी, अब नहीं जाऊंगी। ठीक है दादी, बहुत धूप हो रही है, इस पेड़ की छांव में बैठकर लोरी सुना दो। फिर से वही जाने की बात? अच्छा ठीक है, पर मेरे पास से उठकर नहीं जाना। दोनों दादी पोती उस पेड़ के दूसरी ओर छांव में बैठ जाती हैं। फिर कमला उसे लोरी सुनाती है कि उसी वक्त वहाँ 4 आदमी कुल्हाड़ी लिए जोश में आकर कहते हैं, ए बुढ़िया, चल हट यहाँ से, वरना लग जाएगी तुझे। अरे ये तुम यहाँ क्यों आए हो? हम इस पेड़ को काटने वाले हैं, चल साइड हो। नहीं, तुम ये पेड़ नहीं काट सकते हो। दादी, ये लोग पेड़ क्यों काटना चाहते हैं? हमें हमारा काम करने से रोको मत। ये पेड़ नदी में बाधा डाल रहा है और इसकी यहाँ कोई आवश्यकता भी नहीं है। लोग इस किनारे आ नहीं पाते क्योंकि ये पेड़ लगा हुआ है यहाँ पे। बेहतर होगा इसे काटने दो। भला ये पेड़ कैसे परेशान कर सकता है, और इस तरफ लोग आते भी नहीं है ना। मैं इस पेड़ की कीमत जानती हूँ। ये मुझे चोट लगने पर दवाइयाँ देता है, खाना बनाने के लिए लकड़ी देता है, धूप से बचने के लिए छांव देता है। तुम इस पेड़ को नहीं काटोगे, चले जाओ यहाँ से। ए बुढ़िया, तुम्हें हमारी बात समझ नहीं आ रही है? अब हम इस पेड़ को काट कर ही रहेंगे। ठीक है, दम है तो काट के दिखाओ। वो चारों पेड़ काटने के लिए आगे बढ़ते ही हैं कि दादी और पोती पेड़ को बचाने के लिए पेड़ से चिपक जाते हैं, जिसके बाद वह लोग काट नहीं पाते हैं। देखो, तुमने अगर पेड़ काटा तो तुम्हें हम दोनों की जान से गुजरना होगा। भाई भाई रहने दो, कहीं कुछ उल्टा हो गया तो। वैसे भी हमें कौन सी किसी अधिकारी ने पेड़ काटने को बोला है? चलते हैं यहाँ से।
वो चारों वहाँ से भाग जाते हैं। तभी पेड़ में से आवाज आती है, बुढ़िया माई, तुमने और तुम्हारी पोती ने मेरे मुश्किल समय में मुझे कटने से बचाया है, इसलिए मैं भी तुम्हारी इस मुश्किल समय में मदद करना चाहती हूँ। मैं जानती हूँ तुम्हें पैसों की कमी है, कोई रोजगार नहीं है, जैसे तैसे मेरे पेड़ से ही तुम अपनी पोती के साथ रहकर टूटी फूटी झोपड़ी में गुजारा करती हो, इसलिए मैं तुम्हें एक मंत्र बताना चाहती हूँ, जरा मुझसे अपने कान लगाओ। ठीक है जादुई पेड़। ऐसा कहकर कमला उस पेड़ से कान लगाकर मंत्र सुन लेती है और कहती है, जादुई पेड़, पर इस मंत्र से क्या होगा? इस मंत्र को तुम जब भी मेरे सामने दोहराओगे तो यह पेड़ एक पैसों का पेड़ बन जाएगा, जिससे तुम कितने भी पैसे लेकर तोड़ सकती हो, और ये मंत्र जानने वाला व्यक्ति ही इन पैसों को उठा सकता है, कोई और नहीं। ये सब तुम्हारे नेक दिल का नतीजा है। शुक्रिया जादुई पेड़, हमारी परिस्थिति समझकर हमें ये मंत्र देने के लिए। ऐसा कहकर जादुई पेड़ नॉर्मल पेड़ बन जाता है। अगले दिन शिवानी की फ्रॉक झाड़ी से फट गई थी, जिसे देखकर कमला कहती है, अरे बेटा, तेरी फ्रॉक तो फट गई, तेरे पास और कोई फ्रॉक है भी नहीं। दादी, मुझे नई फ्रॉक दिला दो उस जादुई पेड़ के पैसों से। अरे हाँ बेटा, और दादी अपने लिए भी आप नई साड़ी खरीद लेना। ये कहकर दादी उस पेड़ के पास जाकर मंत्र बोलती हैं, ओम श्रीम नमः श्री मुद्राय कुबेर परिपूर्णतमाय स्वाहा। कमला के मंत्र कहते ही उस पेड़ पर पैसों के बहुत सारे नोट लग जाते हैं। नोटों से हरे भरे पेड़ को देखकर कमला उन पैसों को तोड़ लेती है और अपनी पोती के साथ बाजार जाकर उसके लिए और अपने लिए नए कपड़े खरीदती है, जिसे पहनकर शिवानी कहती है, अरे वाह दादी, आप तो बहुत सुंदर लग रही हो इस साड़ी में, और दादी मेरी फ्रॉक भी कितनी सुंदर है। हाँ बेटा। इस तरह उनके दिन अच्छे गुजरते हैं, लेकिन ठंड के कारण वो रह नहीं पा रहे थे, इसलिए कमला फिर से उस पेड़ के सामने वही मंत्र बोलती है, जिससे जादू से बहुत सारे पैसे उस पेड़ पर लग जाते हैं, और उन पैसों को तोड़कर कमला वहीं पर एक पक्का घर बनवा लेती है, जिसमें दादी पोती सुकून से रहने लगती हैं। तभी उनके पास एक बूढ़ी औरत रोते हुए आती है और कहती है, बहन जी, मेरी मदद कर दो, मेरे बेटे के चोट लग गई है, मेरे पास पैसे नहीं हैं, क्या तुम मुझे थोड़े पैसे दे सकती हो? अरे मेरे सामने आप ऐसे हाथ मत जोड़िए, मैं आपको पैसे लाकर देती हूँ। ये सुनकर कमला फिर से उस जादुई पेड़ के सामने जाती है और मंत्र पढ़ती है, जिससे वह पेड़ फिर से करारे नोटों से लद जाता है, और जब वह पैसे तोड़कर बुढ़िया को देती है तो ये सब यूवी नाम का एक लड़का देख लेता है, जिससे उसके मन में पैसों की लालच आ जाती है। अरे वाह, इस पैसों के पेड़ से तो मैं अमीर हो जाऊंगा, जाकर तोड़ता हूँ। नदी किनारे पैसों के पेड़ को देखकर यूवी उन पैसों को तोड़ता है, मगर एक भी पैसे उसके हाथ में नहीं आते। बहुत कोशिश करता है तो वह पैसे उसके हाथ से उड़ जाते हैं और पकड़ने के चक्कर में वह नदी में जाकर गिरता है। अरे बाप रे बाप, मैं ये क्यों नहीं ले पा रहा हूँ, इतने भारी क्यों है? मुझे अपने दोस्त रघु को बुलाना होगा। पैसों के लिए यूवी अपने दोस्त रघु को इस पेड़ के बारे में बता देता है। फिर वो भी लालच में आकर पैसे तोड़ने की कोशिश करता है, मगर जादुई पेड़ की माया से वह भी नदी में गिर जाता है और आगे बह जाता है। यह देखकर घबराते हुए यूवी बोलता है, अरे मेरा दोस्त, अरे कोई बचाओ, हे भगवान, वो तो नदी में बह गया। लगता है ये कोई अद्भुत पेड़ है जिससे मैं पैसे नहीं ले पाया। तभी यूवी की बात सुन जादुई पेड़ बोल पड़ता है, जानते हो तुम ये पैसे क्यों नहीं उठा पा रहे हो? क्योंकि तुम्हारे मन में लालच है, और लालच से भरा कपटी व्यक्ति मेरे वृक्ष के पैसों को नहीं ले सकता। ये सिर्फ नेक दिल लोगों की मदद करता है, इसलिए तुम्हारा दोस्त नदी में बह गया। अरे नहीं 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 जादुई पेड़, मुझे कुछ भी मत करना, मुझे कोई पैसे नहीं चाहिए, मैं यहाँ से वापस चला जाऊंगा, मुझे सबक मिल गया है, मुझे माफ कर दो। ठीक है, दोबारा यहाँ आने की गुस्ताखी मत करना। जादुई पेड़ से सबक लेकर यूवी यहाँ से चला जाता है। दादी पोती इस बात से अनजान थी और पहले की तरह ही वह जादुई पेड़ के पैसों की मदद से खुशी खुशी रहती हैं। साथ ही गरीब लोगों की मदद भी किया करती थी। सीतापुर नाम का एक गांव था, जिसकी नदी के किनारे काफी सारे लोग वहां बोटिंग किया करते थे। आमतौर पर प्रेमी लोग आया करते थे। ऐसे ही एक दिन शीला और आरव आते हैं और नाविक से कहते हैं, अरे भैया, जरा नाव की सवारी तो कराना। हाँ ठीक, आप दोनों बैठ जाइए। देखना शीला, आज तुम्हारे साथ अच्छे से वक्त गुजारूंगा। जी आरव।
आइए आइए, जिसे नाव की सवारी करनी है जल्दी जल्दी आइए। अरे आइए आइए। अरे मैं भी आऊंगा। तभी नाव में 3 लोग और आ जाते हैं। फिर नाविक सभी को सुंदर नदी के नज़ारे दिखाता है, जहां उन्हें सुंदर सुंदर मछलियां और बत्तख देखने को भी मिलते हैं। जब नाविक अपनी नाव को मोड़ता है तो शीला बोलती है, अरे भैया, नाव को मोड़ क्यों रहे हो? इसके आगे भी ले जाओ, कितना अच्छा नज़ारा है वहाँ का। अरे नहीं नहीं, मैं आपको आगे नहीं ले जाऊंगा, क्योंकि आगे खतरा है। चुड़ैल है वहाँ 5-5। अरे आप ये कैसी मजाक वाली बातें कर रहे हैं? ऐसा कुछ नहीं होता, चलिए। अरे नाविक भैया, जब वह इतना कह रही है तो आगे चले चलो, थोड़ा सा नज़ारा हम भी देख लेंगे तो क्या जा रहा है। अरे आप समझती क्यों नहीं है, वहाँ खतरा है, चुड़ैलों का साया है, 5-5 वो भी। तभी नाविक डर डर कर नाव को आगे बढ़ाता है, जहाँ ये नज़ारा देखकर आरव और शीला कहते हैं, अरे भाई ये तो बहुत सुंदर है, एक फोटो खींच लेती हूँ। शीला जैसे ही कैमरा निकाल कर आरव के साथ फोटो खींचती है तो वहाँ 5 चुड़ैलें बहनें आकर उन प्रेमी जोड़े को हवा में ले जाकर पानी में ले जाते हैं। मरने के बाद आरव और शीला की लाश पानी में ऊपर तैर रही थी। ये देखकर नाव में बैठे माया मोहन भी डर जाते हैं। तभी नाविक कहता है, अरे देख लिया, नदी में ज्यादा आगे जाने का नतीजा। इसलिए इतनी देर से बोल रहा था कि मत जाओ आगे, मत जाओ, आगे खतरा है। यहाँ 5-5 चुड़ैलों का साया है इस नदी पर। मुझे घर जाना है, बहुत डर लग रहा है। मुझे भी, पर नाविक भैया आपको ये सब कैसे पता? और वो चुड़ैल 5 बच्चियां कौन है? वो 5 चुड़ैल बच्चियां बहुत परेशान हैं। उनके साथ उनके अपनों ने ही बहुत बुरा किया है। मैं यहाँ का बहुत पुराना नाविक हूँ, इसलिए मुझे सब पता है। आगे ले चलता हूँ मोड़कर। नाव चलाते चलाते मैं आज इन 5 बच्चों की कहानी बताता हूँ। मैं भी जानना चाहती हूँ इन बच्चों के साथ ऐसा क्यों किया। मैं बताता हूँ। कुछ समय पहले ये 5 बच्चियां अपने पिता के साथ रहती थी और साथ में उनके चाचा चाची दीपक और सरोज भी रहते थे। इनकी माँ कुछ महीने पहले ही गुजर चुकी थी, जिस कारण उनके पिता केशव ने ही अपनी 5 बच्चियों को लाड़ प्यार से पाला और उनकी चोटी बनाई। उनके स्कूल का काम भी करवाता था और खाना बनाकर भी खिलाया करता था। सरोज सिर्फ अपने पति के लिए ही खाना बनाया करती थी। ऐसे ही अगले दिन भी केशव अपनी बच्चियों को स्कूल के लिए तैयार करता है, साथ ही उनका टिफिन बनाता है और सरोज से कहता है, सरोज, मैंने बच्चों का खाना बना दिया, दोपहर के लिए भी। जब बच्चे स्कूल से आ जाएं तो बस उन्हें गर्म दूध करके दे देना, वो कर नहीं पाएंगे ठीक से, ठीक है? जी भाई साहब। आंचल, पीहू, रूही, चेतना, रचना, अरे चलो स्कूल का समय हो रहा है। जी पिताजी। ये कहकर केशव अपनी 5 बच्चियों को छोड़ देता है, फिर काम पर चला जाता है। ऐसे ही अगले दिन भी यही होता है। तो शाम को वो 5 जब अपनी माँ की अलमारी को खोलती हैं तो केशव कहता है, अरे बेटा, तुमने ये अलमारी क्यों खुली हुई है? इसमें बहुत कीमती सामान है तुम्हारी माँ का। ऐसा क्या सामान है पिताजी? बेटा, तुम्हारी माँ की आखिरी निशानी है, जो तुम्हारी माँ ने सोने के गहने बनवाने के रूप में रखे थे, ताकि तुम इसे अपनी शादी पर पहनो बड़े होकर, समझे? अच्छा ठीक है पिताजी, अब हम इस अलमारी को ऐसे नहीं खोलेंगे। हाँ बच्चों, और पढ़ाई अच्छे से करते हो ना स्कूल से आकर? जी पिताजी। उन दोनों की बात दीपक और सरोज चुप कर सुन लेते हैं और कहते हैं, आपने सुना आपके भाई ने क्या कहा? जेठानी जी के कितने कीमती गहने रखे हुए हैं, 4-5 लाख के तो होंगे। और जो लड़कियों के गहने हैं, क्यों ना उन गहनों को हम अपने कब्जे में कर लें। हाँ, तुम सही कहती हो, पर उन गहनों के मालिक कैसे बने हम? मेरे पास एक तरीका है, क्यों ना हम जेठ जी को झूठे इल्जाम में पुलिस स्टेशन में कैद करा दें। उसके बाद ही 5 बहनें अकेली पड़ जाएंगी। इनसे मैं अपना काम भी करवा लूंगी। फिर हम इन 5 लड़कियों को कहीं छोड़कर आ जाएंगे। इसके बाद ना जेठ जी रहेंगे ना उनके बच्चे, तो ये सारे गहने और घर पर हमारा कब्जा हो जाएगा। हाँ, ये सही रहेगा। वैसे भी भाई ने हमेशा इस घर पर और हर चीज पर अपनी ही मर्जी चलाई है। अब ये सब मैं अपना बना लूंगा। कुछ देर बाद जब केशव अपनी 5 बच्चों के साथ सो रहा था तो सरोज अपना सोने का हार लेकर उनकी अलमारी में रख देती है और सुबह होते ही चिल्लाने लगती है, अरे मैं तो लुट गई, बर्बाद हो गई। अरे मेरा सोने का हार कहाँ चला गया? दीपक देखो, कोई मेरे सोने का हार ले गया। अरे ऐसे कैसे चोरी हो गया? घर में ही होगा, देखो कहीं ना कहीं। मैं तो कहता हूँ पूरे घर की तलाशी ले लो। दीपक, सरोज, क्या हो गया? कौन सा हार चोरी हो गया?
मेरा कीमती हार वो दीपक ने मुझे दिलाया था भाई साहब। मुझे आपकी बच्चों पर जरा भी भरोसा नहीं है, इसलिए आप अपनी अलमारी चेक कराइए। आप इनके कमरे में छानबीन करिए। सरोज, तुम्हें मैं और मेरी बच्चे चोर नजर आते हैं? अगर चोरी नहीं की तो एक बार चेक करने दीजिए। ऐसा कहकर सरोज और दीपक उसके कमरे की तलाशी लेते हैं और सरोज को अपना हार उस अलमारी में मिलता है और कहती है, ये देखो, इतना भोले बन रहे थे और इन्होंने ही मेरा हार चुराया था। ऐसे चोर इंसान को तो मैं छोड़ूंगी नहीं, अभी पुलिस को बुलाती हूँ। अरे सरोज, तुम ऐसे क्यों कर रही हो? मेरी छोटी छोटी 5 बेटियां हैं, ऐसा झूठा इल्जाम मत लगाओ। मैंने कोई चोरी नहीं की। केशव उन दोनों से बहुत मिन्नतें करता है। 5 लड़कियां सहम जाती हैं। फिर पुलिस ने केशव को अरेस्ट करके ले जाती है। सजा के तौर पर वह उसे 2 साल के लिए जेल में रखते हैं और बहुत मारते भी हैं। अपने बच्चों की चिंता में केशव आधा हो जाता है और उनसे मिलने की ललक में तड़प कर जेल में मर जाता है। यह बात दीपक और सरोज को पता लग जाती है तो वो भी उन बच्चों को नहीं बताते। वहीं दूसरी ओर सरोज उन 5 लड़कियों से घर का काम करवाया करती थी। एक दिन 5 बच्चों को केशव की बहुत याद आती है तो कहते हैं, चाचा चाची, हम सबको पापा की बहुत याद आ रही है। पापा कब आएंगे पुलिस अंकल के पास से? अभी नहीं। क्या बताएं, इनके पिताश्री कभी लौट कर नहीं आने वाले। हमारा काम आसान हो गया। बेटा चिंता मत करो, आज तुम्हें अपने पिता के पास ही हम लेकर चलेंगे। क्यों, है ना दीपक? हाँ हाँ बिल्कुल, अभी चलते हैं। पर चाचा चाची, अभी तो बहुत रात हो गई है, पापा आएंगे? हाँ बेटा, आएंगे। ये बोलकर सरोज और दीपक 5 बच्चों को उसी नदी किनारे ले जाते हैं और एक छेद वाली नाव में बैठा देते हैं और कहते हैं, बेटा हम दोनों इसमें आ नहीं पाएंगे, इसलिए दूसरी नाव में आते हैं। तुम ये चप्पू चलाओ और आगे आगे बढ़ो, ठीक है? ठीक है चाचू। चलो, मुसीबत गई। 5 बहनें उस नाव में बैठकर नाव को आगे की ओर ले जाती हैं, जहां नदी के बीचों बीच गहराई में धीरे धीरे उस छेद वाले नाव में पानी भर जाता है, जिससे 5 बच्चियां डूब जाती हैं। दम घुटने से वह मर जाती हैं और 5 बच्चों की लाश ऊपर तैरने लगती है। मरने के बाद 5 चुड़ैल बनकर इस नदी में आने वाले सभी व्यक्तियों को मार डालते थे। वहीं दूसरी ओर लालच करने वाले सरोज और दीपक को कुछ दिनों बाद उस सोने को ले जाते हुए एक ट्रक वाला कुचल देता है, जिसके बाद दोनों मर जाते हैं। इसका मतलब 5 बच्चियां अपने पिता से मिलने के लिए तड़प रही हैं, जैसे मरने से पहले उसके पिता भी ललक रहे थे। काश उनके मरे हुए पिता उन बच्चों को वापस मिल जाते। हाँ, उन बच्चों के साथ बहुत नाइंसाफी हुई है। हाँ, हुई तो है, इसलिए मैं अपने बच्चों के पास जा रहा हूँ। ऐसा बोलकर नाविक पानी में कूद जाता है और अपनी 5 बेटियों को गले लगा लेता है। बच्ची और पिता के मिलने की इच्छा पूरी हो जाती है और यह दृश्य देखकर मोहन और माया अचंभित होकर डर से उस नाव को चलाकर वहां से भाग जाते हैं और उन बच्चों और केशव को मुक्ति मिल जाती है।